अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला के वक्त जो छोड़ा गया असलहा था और बगराम एयरबेस वापस लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के तरीक़ाकार को नाक़िस करार देते हुए अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने का जिम्मेदार जो बाइडेन इंतजामिया को करार दिया। उनका यह कहना था कि हमने 70,000 गाड़ियां पीछे छोड़ दी। अफगान तालिबान 7,77,000 राइफल्स, 70,000 बख्तरबंद ट्रक और गाड़ियां बेच रहे हैं। हम छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेंगे। अमरीकी सदर का यह भी कहना था कि अमरीका को बगराम एयरबेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। हम बगराम एयरबेस जो है वो अफगान तालिबान से वापस लेंगे। अब दूसरी जानिब तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने भी कहा था कि अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी असलहे को और इन हथियारों को दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर भी पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दी के कई वाक़यात हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान पाकिस्तान में फितना ख़वारिज को दहशतगर्दी के लिए माली और ऑपरेशनल सपोर्ट भी दे रहे हैं। साल 2024 में 600 से ज्यादा हमलों में बेशतर जो हमले थे वो अफगान सरजमीन से किए गए। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा वापस लेने का ऐलान है और इससे पहले जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है, इस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार मसूद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान अरसे से ये कहता आया था कि ये असलहा है, इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ भी हो रहा है। अब ये जो बयान है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, क्या वाकई ये पाकिस्तानी मौक़िफ़ की ही तायीद है? आई थिंक इसमें जो 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 बाइडेन जामिया थी, अब पता है जो दोहा डील थी अल्टीमेटली जन्नत खलीलजाद ने करवाई थी और ये बेसिकली एक 2 नंबर आदमी था और अल्टीमेटली जो यूएस इंटेलिजेंस है उन्होंने भी आई थिंक डबल गेम की। ये जो असला है डिलिबरेटली छोड़ा गया, इसमें से काफी सारा असला ले जाया जा सकता था। स्मॉल आर्म्स है, ट्रक्स को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता था। लेकिन अच्छा, इसके अलावा जो है एडिशनल आई थिंक इंफॉर्मेशन आती रही, लेकिन समहाउ जो है इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि इस पे चैलेंज किया जाए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को। वो थी $87 मिलियन पर वीक जो कैश में आता था और ये सारा अडम ने कहा जो सीआईए की ऑपरेटिव है। उसके अलावा अहमद मसूद ने कहा जो भी रेजिस्टेंस फ्रंट को लीड कर रहे हैं। तो ऑल टोल्ड भी 17 से 20 अरब डॉलर तक तो बाइडेन जामिया दिया आफ्टर द विड्रॉल, व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज कि एक तरफ आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, एक तरफ आप फंड कर रहे थे। मेन एम यही था कि इसको इस्तेमाल किया जाए रीजन के साथ। आई थिंक ट्रम्प ने बड़ा क्लियरली कहा, ये आई थिंक इसको शायद है कि एक्नॉलेजमेंट है दोनों चीजों की। बिलियंस ऑफ डॉलर भी आपने दिए और अभी एक और है कि आईसिस ने इसमें पंजे अपने गाड़ लिए या आप बेस बना लिए। अभी ताजिकिस्तान को थ्रेट है, जो है मुराद कलीमोव है, एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है, वो वहां पे है तखार में। तो रीजन को पूरी ईरान दीवार बना रहा है, कोई बिलियंस ऑफ डॉलर की, रशियन परेशान है। तो आई थिंक ट्रम्प का ये जो एम है वो डिसआर्म जैसे वापस लेने का, इस पे आई डोंट नो फाइनली कैसे स्ट्रेटजी जो है वो ऑन ग्राउंड आएगी। इट्स अ गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान। और तालिबान भी इस वक्त देखा जाए तो आइसोलेट हो रहे हैं। पहले एक आप कह लें कुछ पाकिस्तान में अफगानी तबके थे जहाँ पे कुछ आप कह लें कि एफिलिएशन थी या एक गुडविल थी, वो खत्म होगी बिकॉज पैदर पे उन्होंने सपोर्ट किया खारिज को, जिनके आई थिंक 100% किए गए। तो उसमें एक ही बई खा अगर था रीजन में, वो भी इनके हाथ से निकल गया। तो इस वक्त अमरीका अगर कुछ स्टेप लेता है, आई थिंक तालिबान विल बी हाईली आइसोलेटेड। और मुझे तो ये रजीम जो है एक साल ज्यादा चलती नजर नहीं आता। जी अच्छा, लेकिन अच्छा तो लेकिन ये जो पहले मैं जरा जानना चाहता हूँ, ये जो असलहा वापस लेने वाली बात है और बगराम एयरबेस की भी उन्होंने बात की, क्या ये प्रैक्टिकल हो सकता है किसी तरह से? ये जो असलहा छोड़ के गए हैं, क्या इसकी वापसी का कोई तरीका हो भी सकता है या नहीं? देखिए, इसमें तालिबान ने तो आगे से आई थिंक रिस्पॉन्स दिया है, चाहे जबीउल्लाह मुजाहिद है या इनके आई थिंक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आया कि जी आई थिंक उनकी आर्मी चीफ है सो कॉल्ड कि जी आप आके ले लें। लेकिन इस तरह होता नहीं है, इनडायरेक्ट अप्रोच होती है। देखिए, अभी अफगानिस्तान के अंदर से जो खबरें आ रही है बाय एंड लार्ज डिस्कस नहीं होती पाकिस्तान में। जो नॉर्दर्न रेजिस्टेंस है, जो भी अफगान रेजिस्टेंस कहला रही है, उसमें काफी सारे ग्रुप्स हैं। यूनुस खालिस का है, हिजब इस्लामी जो है वो भी आई थिंक नॉट वेरी हैप्पी विद 2 करोड़ खवातीन बंद है। तो एक तो अंदर आई थिंक एक लावा पक रहा है और प्रोबेबली अगर कोई चेंज आनी है तो फिर रजीम चेंज की फॉर्म में आएगी। और उसमें बड़ा आसान है कि आप ऐसे ग्रुप्स को फिर सपोर्ट करना शुरू कर दें जो तालिबान के खिलाफ हो, और फिर एक तरीके से इसको आपके रजीम को पलटा दिया जाए। मतलब ये खुद भी जो सीआईए पहले भी करती रही है। बाकी ये है कि पहले पाकिस्तान डेफिनेटली सारी दुनिया को पता है कि एक मॉरल सपोर्ट रही
डिप्लोमेटिक सपोर्ट आपने की, आपने कॉन्फ्रेंसें की यहाँ पे, लेकिन आपको आई थिंक जवाब में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ उसकी जो पॉलिसी थी। इट्स गुड थिंग पाकिस्तान ने रिव्यू की। ये जी जो है इनसे जब से काउ डाउन होके और आप जो है जैसे आपको ब्रॉडबीट करें और आप साथ साथ, ऐसा नहीं होगा। वी आर फाइटिंग इट आउट विद इन पाकिस्तान। अभी नौशहरा में आपको पता है कोड़ा खटक में जो इतना अंदोनाक वाकया हुआ, जी और ये एक और आई थिंक सबूत है इस चीज का कि हायर्ड गन है। बिकॉज अगर हक्कानी का अगर आप बेस देखें तो ये अकोड़ा खटक की है, और इस मदरसे की बड़ी कदर मंजिलत है। तालिबान के काफी सारे लीडरशिप आज भी जो इसके स्टूडेंट्स रहे हैं, और इसको एक फादरली इंस्टीट्यूशन समझा जाता, तो वहां पे अगर आप टारगेट करते हैं एक मस्जिद के अंदर, तो इट्स नॉट जी इस्लामिक। मेरे ख्याल में सिर्फ हायर्ड गन्स है और भी एजेंसियों के हाथ में खेल है, लेकिन इनके अच्छा। डेज नंबर्ड है। और और मेरे ख्याल में ये इसमें बगेटी साहब देखिए, इसमें ये पहले भी मुख्तलिफ हवालों से और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर मामला है उनके हवाले से कहा जाता रहा कि एक काबुल ग्रुप है, दूसरा कंदाहारी ग्रुप है, और इनके अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं। तो इस सिचुएशन को भी आप देखते हैं, ये अंदरूनी तौर पर जो अफगान हुकूमत के मामलात हैं या अफगान ग्रुप्स जो हैं वो भी असरअंदाज हो रहे हैं इन मामलात के ऊपर? जी बिल्कुल। अभी जो है आई थिंक जो कंधारी और काबुल ग्रुप है, जिसमें एक तरफ हक्कानी है, राजद हक्कानी का ग्रुप है जो डिफेंस मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर सॉरी, और साथ फिर उनके डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला उमर का अपना जो बेटा है जाहिद, वो इनके साथ है। और बाय एंड लार्ज आपने देखा कि इसमें अब्बास तारंगज़ई वगैरह फाइनली छोड़ के चले गए। एक तो लीडर यूएई गए और वापस नहीं आए, हाँ तो वहाँ पे एक बड़ी डिवीजन है। जो पॉलिसीज है स्पेशली खवातीन के बारे में, तालीम के बारे में, स्पोर्ट्स पे है, बार्बर शॉप्स बंद है, इस पे आई थिंक हक्कानी का ये था कि जी आप साथ चले दुनिया के, इस तरीके से नहीं चल सकते। लेकिन सब मुल्ला हैबतुल्लाह समझते हैं कि ही कैन अच्छा डू अवे विद इट। तो मेरे ख्याल में ये एक डिवीजन का भी एक फैक्टर है। और ये जो अटैक भी हुआ है प्रॉब्ली एक मैसेजिंग थी फ्रॉम अफगान तालिबान टू हक्कानी, क्योंकि उनके पहले सिराजुल हक्कानी के जी जो अंकल है बदरुद्दीन हक्कानी को असैसिनेट किया गया काबुल के अंदर। तो एक डिवीजन तो नजर आ रही है, और शायद आई थिंक ये रीडिंग सारे जो रीजनल कंट्रीज हैं वो देख रहे हैं, चाइना देख रहा है, रशिया देख रहा है। और अहमद अच्छा मसूद बहुत ज्यादा एक्टिव है, नॉर्दर्न अलायंस जो है। ताजिकिस्तान इज नाउ वेरी वेरी एक्टिव, बिकॉज उनको भी हाँ पता है कि एज़म इस तरफ आएगा। तो मेरे ख्याल में जो डिवीजन है, अच्छा आई वुड से कि इट इज बेटर फॉर द रीजन। अगर यहाँ पे एक मॉडरेट ग्रुप आ जाए जो उस रीजन को हाँ साथ लेके चले और अवाम का भला करे, और अच्छा 85% इस वक्त जो हालत है कि अपना फूड शॉर्टेजेस फेस कर रहे हैं लोग, मेल न्यूट्रिशन है, बच्चे भी आई जी थिंक नॉट गेटिंग जो है जो उनको लेट्स से राइट्स, खवातीन तो बिल्कुल बंद कर दी गई है। तो आई डोंट थिंक जी आजकल के दौर में तंजीम जो है वो कामयाब हो सकती है। दे हैव टू लुक इनटू इट। ठीक है, राइट। और ये जो दीगर हमसाए हैं अफगानिस्तान के, हमने देखा मुख्तलिफ ग्रुप्स बने, इस पर डायलॉग भी होते रहे। ये जो असलहे का मामला है, इस हवाले से उनका उनका क्या मौक़िफ़ है? असलहा और अफगान सरजमीन का दीगर मुल्कों के खिलाफ जो इस्तेमाल है। जी आई थिंक दो बड़े फॉर्मेट है, क्विकली आई गो ओवर। एक तो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है, ईरान, पाकिस्तान, रशिया, जी चाइना, जो जी अफेक्टेड है, और जो बड़ा क्लियरली जी सितंबर में लास्ट में कहा था जी के प्रेसिडेंट इफेक्ट। फिर आ जाता है मॉस्को फॉर्मेट, जिसमें एक्सटेंडेड सेंट्रल एशिया है, रशिया में होता है इसका इजलास, और वहां पे मुत्तकी साहब को बिठा के आ जी जाता है कि आप बंद करें, एवरीबॉडी इफेक्ट। तो मेरे ख्याल में रीजन में तालिबान ने कोई ज्यादा खैरपाई हासिल नहीं की। सबसे बड़ा बई खा था पाकिस्तान, उसको भी अच्छा लूज कर दिया। आई वुड से दे हैव लॉस्ट इट अनलेस दे रिव्यू द पॉलिसी। तो दो तंग है, बिकॉज यू कांट हैव दिस थिंग कि जी ताजिकिस्तान में टेररिज्म हो गया, आप पाकिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करें। ईरान में आपने देखा है ठीक कि तो जस्ट अदल वगैरह वो अटैक करते हैं वहां से। अब आईसिस सर उठा रही है, जी तो ऑल टोल्ड आई थिंक बैड ओमन फॉर देम जी अनलेस दे रिव्यू देयर पॉलिसी, और बिल्कुल इसको खत्म करते हैं, अच्छा पॉलिसी ठीक है। नहीं करते, फिर बात करते हैं। ठीक है, अमरीकी व्हाइट हाउस में गुज़िश्ता रोज सफारतकारी की तारीख का एक अनोखा वाक़या पेश आया। कल व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान मुलाकात उस वक्त तल्ख कलामी में तब्दील हो गई जब अमरीकी सदर और नायब सदर ने यूक्रेनी सदर पर अमरीकी इमदाद के बदले उनका शुक्रगुजार ना होने का इल्ज़ाम लगाया। सियासी मुबस्सिरीन ने इसे दुनिया की जदीद सफारती और सियासी तारीख का एक अनहोना वाक़या करार दिया जब दो अहम मुल्कों के सदूर मीडिया नुमाइंदों के सामने बराह रास्त इस तरह से एक दूसरे के साथ उलझ पड़े, और उनकी जुबानी झड़प को दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने बराह रास्त देखा।
सदर ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की से कहा कि आपका मुल्क जंग नहीं जीत रहा, आप हमारी वजह से इस जंग से निकल सकते हैं। अगर आपकी फौज के पास हमारा दिया हुआ असलहा और अस्करी साजो सामान नहीं होता तो ये जंग हफ्तों में ही खत्म हो जाती। इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से सवाल भी किया कि क्या आपने एक बार फिर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया? आपको अमेरिका का शुक्रगुजार होना चाहिए। आप तीसरी आलमी जंग का खतरा मोल ले रहे हैं, आप अमेरिका की तौहीन कर रहे हैं। इस मौके पर अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस जो थे वो भी आ गए और उन्होंने लुकमा देते हुए ज़ेलेंस्की से कहा कि आपके अल्फाज इंतहाई गैर मुनासिब हैं। इस पर ज़ेलेंस्की ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी सदर और नायब सदर बार बार उन्हें टोकते रहे। ऐसे में अमेरिकी और यूक्रेनी सदूर के दरमियान कीमती मादनियात के उस माहिदे पर भी दस्तखत नहीं हो सके जो ट्रंप के मुतालबे पर अमेरिकी इमदाद के बदले यूक्रेन ने उन्हें देने का वादा किया था। कुछ बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके फौरन बाद ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस छोड़ने का कहा गया, जिसके बाद वो बाहर आ गए और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। उन्हें जाते हुए किसी आला ओहदेदार ने रुखसत तक नहीं किया। इस मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ने कहा कि यूक्रेन को जंगबंदी के लिए समझौता करना होगा, क्योंकि रूस पहले ही यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर चुका है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम अपनी ज़मीन पर मौजूद एक कातिल के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। व्हाइट हाउस में होने वाले इस वाक़े के बाद यूरोपीय ममालिक जो हैं उन्होंने अमेरिका की बजाय यूक्रेन के साथ सॉलिडारिटी शो की है और यूक्रेन के सदर की हिमायत में भी बयानात दिए हैं। अब देखना यह है कि इस वाक़े के बाद 3 साल जो ये जंग जारी रही है रूस और यूक्रेन की, अब ये जो इस तरह के वाक़यात है और ये जो ख़ास तौर पर व्हाइट हाउस में जो कुछ गुज़िश्ता रात हुआ है, क्या ये इस जंग पर कोई असर डालेगा या नहीं? और फिर यह भी देखना है कि यूरोपीय ममालिक और अमेरिका के ताल्लुकात पर इसका जो है वो क्या असर